What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 2 of the GNG 2.0. गाइज आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे और ये चैप्टर 2 दिन लेगा, आज और मंडे को, ठीक है, क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है और इसके अंदर हम कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग से करेंगे, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये हम आज करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दो। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 2 है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इसका मतलब आप कितने प्रकार के बिजनेसेस कर सकते हो। अब हमने ये तो कल सीख लिया था कि बिजनेस क्या है, बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या नेचर है, सब सीख लिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रकार के बिजनेस हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो आता है वो आता है कि 5 प्रकार के बिजनेसेस हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। नंबर 1 इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, देन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देन पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये 2 हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ये 3 हम आज कवर करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आपको बस मेरे साथ साथ समझना है क्योंकि मैं तुम्हें सारी प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। बिजनेस स्टडीज अगर तुमने सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ी तो फिर क्या पढ़ी। बिजनेस स्टडीज को तो बहुत प्रैक्टिकली तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना। तो देखो क्या है सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब है बेटा? सोल का मतलब है ओनली या सिंगल, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर। तो अगर कोई बिजनेस का मालिक अकेला इंसान है, जैसे आपके घर के आसपास कोई बेकरी हो सकती है जिसका इंडिविजुअल ऑनर हो, कोई यूनिफॉर्म की दुकान हो सकती है जिसका अकेला ऑनर हो, कोई ग्रोसरी स्टोर हो सकता है जिसका अकेला ऑनर हो, कोई स्टेशनरी शॉप हो सकती है जिसका अकेला ऑनर हो, कोई कपड़े की जूते की दुकान हो सकती है जिसका अकेला ऑनर हो। तो हमारे आसपास बेटा जितनी भी दुकान है जिन पे तुम देखते हो ना कि एक ही मालिक है, उन्हीं को सोल प्रोप्राइटर्स बोलते हैं। और इस बिजनेस को क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। खत्म। देखो क्या लिख रहा है, द वर्ड सोल मीन्स ओनली, प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर। तो इसका मतलब सोल प्रोप्राइटर इज द वन हु इज द ओनली ऑनर ऑफ अ बिजनेस। तो एक ऐसा बिजनेस विच इज ओन्ड, ओन्ड का मतलब अधिकार होना, मालिक होने का, मैनेज्ड यानी मैनेजमेंट, एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है। सारे प्रॉफिट भी उसके, सारा रिस्क भी उसका, ठीक है ना भाई। प्रॉफिट होगा तो भी उसी का, नुकसान होगा तो भी उसी का। हाँ सर क्या बात है, सर क्या बात है। फीचर्स देखो बेटा, बहुत ही आसान आसान फीचर्स हैं, तुम्हें अभी तक तो याद हो गए होंगे क्योंकि तुमने हाफ ईयरली में भी ये चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। सबसे पहले बेटा फॉर्मेशन एंड क्लोजर। बाबू ये जो फीचर्स है ना, ये सब में कॉमन ही आएंगे, मतलब हेडिंग सब में कॉमन ही आएगी, ठीक है। पार्टनरशिप में भी फॉर्मेशन क्लोजर आएगा, कंपनी में भी फॉर्मेशन क्लोजर आएगा, यहां भी फॉर्मेशन क्लोजर आ रहा है, सब जगह आएगा। तो ध्यान रखना सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्मेशन भी ईजी है, क्लोजर भी ईजी है। मतलब इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज, बहुत पेपर वर्क, रजिस्ट्रेशन, ये वो कुछ नहीं चाहिए। आसानी से आप बना सकते हो और बंद भी जब चाहे तब कर सकते हो, ठीक है। दूसरा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है बच्चों अगर कोई कर्जा वर्जा लिया तो कैसे चुकाया जाएगा। तो ध्यान रखना 2 प्रकार की लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि अगर तुमने बिजनेस के नाम से लोन लिया और वो बिजनेस ना चुका पाया तो तुम्हारे खुद के एसेट्स में से चुकाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया बैंक से, जब चुकाने की बारी आई तो चुका नहीं पाए, तो बैंक वाले आए, बैंक वालों ने जो दुकान थी वो बेच दी, जो माल था वो बेच दिया, वहां से रिकवर हुआ 70 लाख। अब 1 करोड़ में से 70 लाख तो चुका दिया। अब तुम बोलोगे भैया अब क्या बचा, सब तो बिक गया, दुकान भी गई, माल भी गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। बैंक बोलेगा अच्छा बेटा तेरे पास खुद का घर है, घर में फर्नीचर है, गाड़ी है, घर का सामान है, अब वो बेच। मैं बोलूंगा यार मैंने थोड़ी ना लोन लिया था, लोन तो बिजनेस ने लिया था। बैंक बोलेगा बेटा तू सोल प्रोप्राइटर है। सोल प्रोप्राइटर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है कि जब तक लोन नहीं उतरता तब तक बिजनेस के एसेट तो बिकेंगे ही बिकेंगे, तेरे घर के भी बिकेंगे। इसी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं बच्चों, समझे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। सर अगर यही लिमिटेड होती फिर क्या होता? लिमिटेड में मेरे घर के एसेट सेफ है, मेरे घर पे कोई रिस्क नहीं, समझ गए। तीसरा क्या है बच्चों? अकेला ही रिस्क बेयरर है, सारा रिस्क भी इसका है, सारा प्रॉफिट भी इसी का है। ये इसका तीसरा फीचर है
कि रिस्क भी आप लो, रिवॉर्ड भी आप लो, ये तो बात सही है। चौथा कंट्रोल, सारा कंट्रोल भी इसी का है, ये जब चाहे जैसे चाहे वैसे डिसीजंस ले सकता है, इसके डिसीजंस में कोई टांग नहीं अड़ाएगा, कोई इसको ये नहीं बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, इसका जो मन करे जैसे मन करे वैसे डिसीजन ले सकता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी का क्या मतलब होता है कि बिजनेस और ओनर एक ही है। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था ना कि मैं बोलूं भैया लोन तो बिजनेस में लिया था, मैं अपने मेरे एसेट क्यों बिक रहे हैं, तो लॉ बोलता है ना, सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस और ओनर एक ही है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सर फिर अकाउंट्स में हम क्यों सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ते हैं? बेटा अकाउंट्स में अकाउंटिंग के लिए पढ़ते हैं, लेकिन लीगली ऐसा कुछ भी नहीं है। लीगली ओनर लोन ले या बिजनेस लोन ले एक ही बात है, ठीक है। तो नो सेपरेट एंटिटी का मतलब इन द आईज ऑफ द लॉ नो डिस्टिंक्शन, यानी नो डिफरेंस इज मेड बिटवीन द ट्रेडर एंड हिज बिजनेस। उसके बाद लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, ये बिजनेस बेटा ज्यादा समय तक कंटिन्यू नहीं रह पाता। सर क्यों नहीं रह पाता? भाई एक ही इंसान चलाता है, उसको कोई इंजरी हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, उसको चोट लग जाए, वो जेल में चला जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो अगर एक ही ओनर उसको कुछ भी होगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा, तो ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं रह पाता। द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू डेथ। डेथ का मतलब तो तुम जानते ही हो, इंसेनिटी पागल हो जाना, इम्प्रिजनमेंट जेल हो जाना, फिजिकल एलिमेंट कोई इंजरी हो जाना, बैंकरप्सी दिवाला निकल जाना, इससे बिजनेस बंद हो जाता है, ठीक है। मेरिट्स क्या है सर? ऐसा बिजनेस लोग क्यों करते हैं, क्या फायदा है इस बिजनेस का, लोग करते ही क्यों है ऐसा बिजनेस? बेटा सबसे पहला फीचर ही सबसे बड़ा मेरिट था, फॉर्मेशन क्लोजर आसान है, कोई बहुत सारी फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, कोई गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लेना, कुछ नहीं करना, आसानी से जब चाहे दुकान खरीदो, माल डालो, बेचना शुरू कर दो, जब चाहे बंद कर दो, उसको खोलो ही मत दुकान को। तो फॉर्मेशन भी आसान इस बिजनेस का, क्लोजर भी आसान बच्चा इस बिजनेस का। दूसरा सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है कि अच्छा फील करना, प्राउड फील करना, है ना भाई। आप अगर कोई ऐसा बिजनेस करते हो जहां पे मेहनत आप कर रहे हो लेकिन रिवॉर्ड कई लोगों में बट रहा है, अब जैसे फॉर एग्जांपल 50 लोग एक बिजनेस का पार्ट है, 50 पार्टनर है बच्चों, और मेहनत सबसे ज्यादा मैं करता हूं, बाकी सारे लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, मैं सबसे आखिरी तक मेहनत करता हूं और मेरे हिस्से का प्रॉफिट भी सब में बटता है, क्योंकि पार्टनरशिप में तो सब में बटता है, तो मुझे इतना फुलफिल्ड या इतना अच्छा फील नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट सारा मेरा, मैं कम मेहनत करूंगा तो कम प्रॉफिट भी मेरा, तो अपने लिए काम करने में एक अकम्प्लिशमेंट, एक अचीवमेंट फील होती है बेटा। तो यहां पे हार्डवर्क पे आपको जो अचीवमेंट फील होगी ना, वो कहीं फील नहीं होगी, तो ये इसके अंदर एक एडवांटेज है। उसके बाद बोल रहा है बेटा डायरेक्ट इंसेंटिव, सारा का सारा जो भी आप कमाओगे वो आप ही का है, आपको किसी के साथ बांटना नहीं है, तो डायरेक्ट इंसेंटिव इसमें आपको मिलता है। चौथा कॉन्फिडेंशियल रहती है आपकी इंफॉर्मेशन। बेटा जैसे आप अगर कंपनी वगैरह बना लोगे ना, तो कंपनी वगैरह को अपने सारे के सारे जितने भी अकाउंट्स हैं, जो भी उन्होंने कमाया, जो भी उन्होंने खर्चा करा, वो सब पब्लिक में पब्लिश करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इतना सब हमने कमाया, इस तरीके से चीजें हुई, ये हमारे डिसीजंस हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे गोल्स हैं। बट सोल प्रोप्राइटर को ऐसा कुछ नहीं बताना पड़ता, वो चुपचाप कॉन्फिडेंशियली जो चाहे वो कर सकता है ना। तो बोल रहा है सोल प्रोप्राइटर इज नॉट बाउंड बाय लॉ टू पब्लिश फर्म के अकाउंट्स। उसके बाद डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होती है। सर डिसीजन मेकिंग क्विक क्यों होती है? क्योंकि भाई किसी से पूछना ही नहीं, अगर 50 पार्टनर है तो सबसे पूछ के डिसीजन लेना पड़ेगा। यहां तो किसी से कुछ पूछना ही नहीं है, मैं अकेला मालिक हूं भैया, अकेला ही बहुत हूं, अकेला ही इनफ हूं, तो फटाफट से डिसीजन होते हैं, ठीक है बच्चा। हाँ सर क्या बात है यार, बढ़िया मस्त समझ में आ रहा है। अब लिमिटेशन देखो, अब वही जो दुकानदार तुमने इमेजिन करा ना, जो अकेला मालिक है, उसको क्या क्या लिमिटेशन आ सकती हैं। देखो सबसे पहली लिमिटेशन पैसे की कमी। क्या वो बिजनेस आप जब से देखते आए हो उसी स्केल पे चल रहा है? वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो पा रहा। सर क्यों नहीं बड़ा हो पा रहा? क्योंकि एक ही इंसान का पैसा लगा हुआ है। अब एक इंसान कितना ही वेल्दी क्यों ना हो जाए, वो इतना पैसा कहां से लाएगा कि वो अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर दे? बिजनेस ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए होता है बच्चा। अब अगर पैसा एक इंसान की बात करूं तो कहां से लाएगा यार? तो सबसे पहली समस्या लिमिटेड रिसोर्सेज। दूसरा लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। आप देखते होगे कि वही अंकल आप बचपन से देखते आ रहे हो, वो बुजुर्ग अंकल जो अपनी दुकान पे आते थे, दुकान खोलते थे, अब वो बहुत कम आते हैं आपको, क्योंकि आप देख रहे हो यार 15-16 साल से तो आप उनको देख रहे हो,
राइट। अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब अपनी दुकान वो इतनी ज्यादा नहीं खोलते, उतना टाइम नहीं देते, उतनी मेहनत नहीं कर पाते क्योंकि उनकी एज ज्यादा हो गई है। तो क्या प्रॉब्लम यही है सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के साथ? क्या सर? कि इसकी ना लिमिटेड लाइफ होती है, उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि अगर हम सोल प्रोप्राइटर बनेंगे, हम बिजनेस के नाम से लोन लेंगे और वो लोन नहीं चुका पाए तो हमारे घर के बर्तन बिकने तय है, घर के एसेट्स बिकने तय है बेटा। इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी होना, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद आता है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, यानी एक सोल प्रोप्राइटर कितना ही धुरंधर क्यों ना हो, कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, कितना ही शानदार इंटेलिजेंट क्यों ना हो, सारे डिसीजंस अकेला नहीं ले सकता। उसको किसी ना किसी की मदद तो चाहिए होगी, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ऐसी चीज होगी ना जो उसको नहीं आती होगी। अब हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड है तो हमें नहीं आती भाई साइंस, हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट टिप्स पे नहीं पढ़ा सकते। अगर हम ह्यूमैनिटीज के स्ट्रीम में होते तो हमें कॉमर्स या साइंस नहीं समझती, हम साइंस वाले होते तो हमको कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज नहीं समझती। तो मैनेजरियल एबिलिटीज भी तो लिमिटेड होंगी ना बेटा, एक इंसान सब कुछ थोड़ी ना जानता है, तो कहीं ना कहीं तो फंसेगा, गलत डिसीजन लेगा, फिर लॉस होगा। ये प्रॉब्लम्स इसके साथ हैं। परफेक्ट है बेटा, क्लियर हुआ? अब आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अच्छा, अब मुझे बताओ, तुमने सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब समझ लिया, फीचर देख लिए, मेरिट देख लिए, डीमेरिट देख लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या तुम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना चाहोगे? हाँ या ना, बस इतना बताना, इतना पढ़ के करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, बस ये बताना। अब आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बेटा नाम में ही है, पारिवारिक बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जिसमें पूरी फैमिली एंगेज्ड है, जिसमें फैमिली के सब लोग वही काम करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, ये हमारे देश में एग्रीकल्चर से आया है। एग्रीकल्चर से कैसे सर? पुराने टाइम में हम, इंडिया एक कैसा कंट्री था? एग्रेरियन कंट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। बच्चों सब खेतीबाड़ी करते थे, इंडिया था ही एक एग्रीकल्चर कंट्री। आज भी 50% ऑफ द पॉपुलेशन, 46% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी, टू बी वेरी प्रिसाइज, एग्रीकल्चर में है। एक लैंड है, उसको बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी पुश्तैनी जायदाद है, जिसके ऊपर पूरा परिवार बिजनेस कर रहा है, पूरी फैमिली। ठीक है, अब इस बिजनेस का एक हेड होगा जिसको बोलते हैं कर्ता। वो कौन होता है? वो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है, सबसे घर के सबसे बड़े इंसान को बोला जाता है कर्ता। और बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं को पार्सनर्स। उनको क्या बोलते हैं? को पार्सनर। ठीक है, तो एक ऐसा बिजनेस जो पूरा परिवार मिलके चला रहा है, जिसमें एक जमीन है, उस जमीन की मदद से सब लोग बिजनेस कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग सारी हेड ऑफ द फैमिली लेता है, जिसका नाम है कर्ता, और बाकी सारे लोग उसको सपोर्ट करते हैं, जिनको बोलते हैं हम को पार्सनर्स। तो देखो क्या बोल रहा है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ फॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन विच इज गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, 1 मार्कर में आता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न किया जाता है, तो हम बोलेंगे हिंदू लॉ। ठीक है, जहां पे बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली, पहले जॉइंट फैमिली होती थी ना, पूरा पूरा परिवार। ठीक है, जॉइंट फैमिली बिजनेस इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। It is one of the oldest form of business organizations in the country. It is governed by Hindu law. बढ़िया हो गया सर। इसके फीचर्स देखो, फॉर्मेशन के लिए बेटा आपको 2 चीजें चाहिए बस, कम से कम 2 मेंबर और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पुश्तैनी जायदाद। क्या बोल रहा है? द परक्विसिट का मतलब होता है कि भैया प्री रिक्विसिट है, बेसिकली ये परक्विसिट बोल रहा हूं। प्री रिक्विसिट मतलब रिक्वायरमेंट। द रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस इज मिनिमम 2 मेंबर्स, कम से कम 2 मेंबर चाहिए, और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चाहिए। एंसेस्ट्रल मतलब पुश्तैनी। ठीक है, लाइबिलिटी कैसी होगी बेटा? हेड ऑफ द फैमिली, जो सारे डिसीजन लेगा, कर्ता, उसकी तो होगी अनलिमिटेड। भाई देखो डिसीजन तो वही ले रहा है ना, अब लोन अगर लिया है इन्होंने, HUF ने, तो उसी ने लिया एक तरीके से, कर्ता नहीं, तो उसकी तो अनलिमिटेड, बाकी सबकी लिमिटेड। सर बाकी सबकी लिमिटेड क्यों करी? क्योंकि बेटा बाकी सब तो डिसीजन ही नहीं लेते। अब सपोज डिसीजन लिया कर्ता ने, कपड़े बिक गए बाकी के, ये तो गलत बात है, ना इंसाफी हुई ना। ना इंसाफी नहीं करता कानून। कानून क्या बोलता है? जो डिसीजन ले उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बाकी सबकी लिमिटेड। तो ध्यान रखना, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड। इसके बाद मेरी जान कंट्रोल, सारा कंट्रोल कर्ता के हाथ में होगा। अब कपड़े भी तो इसी के बिकेंगे ना, गलत डिसीजन लेगा तो, है ना। चौथा कॉन्टिन्यूटी, ये बेटा थोड़ा कॉन्टिन्यू रहता है बिजनेस, ये बिजनेस जल्दी से बंद नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता बच्चों, क्योंकि एल्डेस्ट मेंबर करता है,
जब उसकी डेथ हो जाएगी उसके अगला वाला कर्ता बन जाएगा। भाई जॉइंट फैमिली है ना, 5 7 10 20, पुराने टाइम पे तो बड़े बड़े परिवार होते थे, 15 20 लोग होते थे एक घर में, है ना। आजकल तो छोटी छोटी फैमिली, हम दो हमारे दो। पहले क्या होता था, हम दो हमारे गिन लो, कितने सारे लोग होते थे, है ना। तो पहले की बात और होती थी बेटा, परिवार बहुत बड़े बड़े होते थे। तो एल्डेस्ट मेंबर की डेथ हुई, उसके बाद नेक्स्ट वाला कर्ता बन जाएगा, उसकी डेथ होगी उसके अगले वाला कर्ता बन जाएगा। तो ये चलता रहता है बिजनेस, ठीक है। माइनर मेंबर्स, क्या इसके अंदर माइनर एक छोटा बच्चा 18 साल से कम वाला मेंबर हो सकता है? यस, माइनर मेंबर्स आर अलाउड। यहां पे मेंबरशिप इज बाय बर्थ। जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होगा तो वो मेंबर बन जाएगा बिजनेस का। जन्म लेते कहेगा लाओ मेरा प्रॉफिट ले आओ ठीक है। हाँ सर। मेरिट्स, मेरिट्स देखो बेटा, सबसे पहला मेरिट है इसका इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल का मतलब कि कंट्रोल करना आसान है और इफेक्टिव भी है, अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि एक ही इंसान कंट्रोल कर रहा है, उसी के हाथ में सब कुछ है, वो सबसे सीनियर मेंबर भी है, उससे डरते भी हैं घर वाले सारे, उसको मानते भी हैं घर वाले सारे, उसकी इज्जत भी करते हैं, तो कंट्रोल करना आसान होता है, ठीक है। नंबर 2, कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। ये बिजनेस बेटा चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता, ये भी इसका फायदा है ना। तो कंट्रोल अच्छा, बिजनेस चलता रहेगा। लाइबिलिटी लिमिटेड है, अरे वाह, यहां पे हमारे कपड़े तो नहीं बिकेंगे। अगर हम को पार्टनर्स हैं, हमने कोई डिसीजन तो लिया नहीं, तो अगर लोन लिया भी है कर्ता ने, तो बस हमारी लाइबिलिटी तो लिमिटेड है। लिमिटेड का क्या मतलब है? लिमिटेड का मतलब कि बस जितना मैंने पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में, उतने के लिए ही मैं लायबल हूं, उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं हूं। मेरे घर का कुछ भी नहीं बिकेगा, ठीक है बेटा। इसके बाद लॉयल्टी कॉपरेशन ज्यादा होता है। लॉयल्टी बच्चों देखो, जब बाहर से 3 लोग मिलके पार्टनरशिप करके बिजनेस करते हैं ना, तो वहां पे वो एक दूसरे को धोखा शायद दे सकते हैं, लेकिन यहां तो ब्लड रिलेशंस है, सब एक ही परिवार के लोग हैं, तो रिलेटिवली यानी कंपैरेटिवली यहां पे लॉयल्टी ज्यादा देखने को मिलती है। अब भाई बाहर वालों को तो शायद धोखा दे दे, लेकिन एक भाई एक दूसरे भाई को धोखा शायद कम देगा। वैसे मैं इस चीज का बिलीवर हूं कि जब पैसा बीच में आता है तो फिर वो भाई भी भाई को नहीं देखता, पैसा आजकल सबसे बड़ी चीज है। लेकिन फिर भी लॉयल्टी पारिवारिक बिजनेस में ज्यादा होगी, ठीक है बच्चों। हाँ सर, डन। इसके क्या क्या लिमिटेशंस होंगे बेटा? इसके भी लिमिटेशंस वही है मेनली कि सबसे पहले रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्यों लिमिटेड है? क्योंकि भाई देखो, ये भी मेनली अपने वही पुश्तैनी जायदाद पे टिका हुआ बिजनेस है, एंसेस्ट्रल लैंड पे टिका हुआ बिजनेस है बेटा, राइट। देखो बोल रहा है, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि बस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही तो है इनके पास, और क्या है ना। नंबर 2, लाइबिलिटी जो है कर्ता की अनलिमिटेड है। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है बेटा। इसका मतलब अगर उसने गलत डिसीजन लिया तो बिजनेस के एसेट तो बिकेंगे ही बिकेंगे, इसके घर के भी बिकेंगे। तो लाइबिलिटी वाला पॉइंट तो अगर लिमिटेड है तो मेरिट में आ जाएगा, अनलिमिटेड है तो डीमेरिट में आ जाएगा हमेशा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्या है? डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कई बार कर्ता ना अपना डोमिनेंस दिखाता है, किसी की सुनता नहीं है, कई बार लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होते उसके डिसीजन, लेकिन कर्ता बोलता है मानना तो पड़ेगा, आई एम द बॉस, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, मेरी बात मानो। तुम मना करके दिखाओ मुझे, कैसे करोगे मना? आई विल डोमिनेट। तो कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। सेम पॉइंट, सारे डिसीजन कौन ले रहा है? कर्ता। अगर देखा जाए तो एक तरीके से सोल प्रोप्राइटर जैसा ही हो गया। तो कर्ता हर फील्ड में एक्सपर्ट हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। डिसीजन तो गलत ये भी लेगा, गलत डिसीजन लेगा तो लॉस होगा, लॉस होगा तो सब लोग मारे जाएंगे इसके चक्कर में, है ना। तो बोल रहा है, सिंस कर्ता कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द एरियाज, द बिजनेस में सफर एज अ रिजल्ट ऑफ हिज अनवाइज डिसीजंस। अनवाइज मतलब जो डिसीजंस अच्छे नहीं लेगा वो, ठीक है बाबू। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप। तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप का कौन सा एक्ट है? सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं बेटा। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई एक्ट नहीं है, HUF में हिंदू लॉ है, ठीक है। पार्टनरशिप चलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार। यानी पार्टनरशिप में क्या होता है बेटा, मैं तुम्हें बेसिक्स बताता हूं पहले। तो पार्टनरशिप में क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा लोग, ठीक है, मिनिमम 2, मैक्सिमम बेटा जो बताए गए हैं ना, मैक्सिमम जो बताए गए हैं एक्ट में, वो बताए गए हैं 100, जो रिवाइज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। 100 और रिवाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिवाइज कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है कि इसको 100 रखना है या कितना रखना है। तो फॉर नाउ, अभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि 100 नहीं,
50 होंगे, 100 नहीं, कितने होंगे? 50। तो बेटा जो एक्ट में दिया है ना, वो ये दिया है कि कम से कम 2 लोग आएंगे जो मिलजुल के डिसीजन मेकिंग बांटेंगे, कैपिटल को बांटेंगे, प्रॉफिट्स को बांटेंगे, स्किल्स को बांटेंगे, टाइम एंड एबिलिटीज को बांटेंगे, मिलजुल के धंधा करेंगे। कम से कम 2, मैक्सिमम एक्ट में दिया गया है 100 तक हो सकते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिवाइज कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी ने फिलहाल रिवाइज करके उसको कितना किया हुआ है? 50। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि पार्टनरशिप में फिलहाल मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, तो आप बोलोगे मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। ठीक है। अब ये जो 2 या 50, मैक्सिमम 50, जितने भी लोग हैं, पार्टनरशिप कैसे चलानी है, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करेगा तो क्या उसको कोई एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से लोन लेता है, बिजनेस से भी तो लोन ले सकता है पार्टनर, तो वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा, अगर बिजनेस किसी पार्टनर से लोन लेता है वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा। तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बेटा, तो पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। ठीक है। तो जो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके अंदर आपस में जब पार्टनर्स डिसाइड कर लेंगे, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलता है बच्चा? उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो वो जो पार्टनरशिप डीड होता है ना, वही सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप को बताता है, उसी में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप होती हैं। अगर डीड नहीं बनाई तो फिर सब कुछ एक्ट में लिखा हुआ है। अगर तुमने वो डीड नहीं बनाई ना, वो एग्रीमेंट नहीं बनाया, फिर सब कुछ एक्ट के अनुसार होगा। समझ में आया? देखो क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप मीन्स एन एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब ग्रुप बनाना, ऑफ 2 or more people as partners. It is a form of business which involves sharing of rights, management, control business among 2 or more persons. It is defined as the relation between persons who have agreed, जिन्होंने agree करा, to share the profits of the business, हम profit बांटेंगे, carried on by all, या तो सब करेंगे बिजनेस, या फिर एनी वन ऑफ देम, अगर एक भी करेगा तो सबके लिए एक्ट करेगा वो, एक्टिंग फॉर ऑल। सर इसका मतलब बेटा एक ए है, एक बी है, एक सी है, तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस बना लिया, अब किसी दिन ए छुट्टी पे है, अगर ए छुट्टी पे है, बी और सी जितना भी बिजनेस करेंगे उसका प्रॉफिट ए को भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ए नहीं आया तो ए को हिस्सा नहीं मिलेगा, लॉस हुआ तो वो भी बेयर करेगा, है ना। ऐसे ही अगर बी छुट्टी पे है तो ए और सी जो भी काम करेंगे उसमें बी भी हिस्सेमंद होगा। इसी तरीके से अगर सी छुट्टी पे है तो ए और बी जो भी काम करेंगे वो सी को मिलेगा। तो बिजनेस इज ईदर कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब करेंगे, या एनी वन ऑफ देम, कोई एक करेगा, एक्टिंग फॉर ऑल, वो सबके लिए एक्ट करेगा। ठीक है, परफेक्ट सर, बढ़िया सर। फीचर्स देखो, फॉर्मेशन, बेटा फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली इसको फॉर्म किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है बेटा, वो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है, आप कराना चाहो तो कराओ, नहीं कराना तो मत कराओ, बट एडवाइजेबल ये होता है कि करा लेना चाहिए। सर क्यों? अगर आप नहीं कराओगे, ठीक है, और तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड हो गया एज अ फर्म, तो फर्म किसी थर्ड पार्टी पे कोई केस नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइडर। अगर पार्टनर नहीं फ्रॉड कर लिया, यानी एबीसी 3 का फर्म था, सी ने कोई फ्रॉड कर दिया ए और बी के साथ, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो सरकार की नजर में तो आप कोई बिजनेस ही नहीं हो ना, क्योंकि आपका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो आप उस पर भी केस नहीं कर सकते। तो ना तो फर्म किसी आउटसाइडर थर्ड पार्टी पे केस कर सकती, ना फर्म किसी पार्टनर पे केस कर सकती, और ना कोई पार्टनर फर्म पे केस कर सकता। तो ये तो यार बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। इसीलिए क्या बोला जाता है कि रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, है ना, वैसे ऑप्शनल है। ओके, नेक्स्ट क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी बेटा सभी पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, सभी की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड क्यों होती है भाई? देखो अभी तक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक मालिक था, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। एचयूएफ में कर्ता डिसीजन मेकिंग करता था, उसकी अनलिमिटेड थी। पार्टनरशिप में तो सभी लोग डिसीजन मेकिंग करेंगे ना, तो सबकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, है ना। उसके बाद रिस्क। रिस्क बेटा आपस में बांटेंगे, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही शेयर होते हैं इसके अंदर। देन डिसीजन मेकिंग भी डिवाइडेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिसीजंस आर जनरली टेकन विद म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट मतलब आपसी सहमति से डिसीजन होता है। बेसिकली अगर 10 लोग हैं तो जिधर 6 लोग या उससे ज्यादा एग्री करेंगे, मेजॉरिटी जो बोलेगी वो होगा। ठीक है बेटा। क्या सर ये बिजनेस कॉन्टिन्यूड रहता है? नहीं बेटा, ये भी कॉन्टिन्यू नहीं रहता। अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए, वो इनसेन हो जाए,
वो इंसॉल्वेंट हो जाए, वो इम्प्रिजनमेंट में चला जाए, जेल में चला जाए, तो बिजनेस बंद हो जाता है। सर क्या बिजनेस ही बंद हो जाता है? बेटा देखो, मेन चीज ये है कि उनका जो बिजनेस है ना, जो तीनों चला रहे हैं, वो बंद हो जाएगा। फिर वो एक को निकाल के बाकी दोनों कंटिन्यू करना चाहे, वो एक अलग प्रोसीजर है, उसको हम अलग से पढ़ते हैं। लेकिन ये वाला बिजनेस, जो तीनों वाला बिजनेस है, ये तो बंद होगा ना, ये है। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये मैंने आपको बताया। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 2, कम से कम 2 होंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 100 सब्जेक्ट टू द नंबर प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगा वो 100 हो सकते हैं, लेकिन प्रेस्क्राइब सरकार करेगी। तो सरकार ने फिलहाल कितना प्रेस्क्राइब करा हुआ है? 50। तो अभी अगर एग्जाम में आएगा तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 बच्चा। ठीक है, बढ़िया सर। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब होता है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है बेटा कि बिजनेस, हर पार्टनर हर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो वो बोलेगा सामने वाले को उसकी बात माननी है, और एजेंट का मतलब है कि सामने वाला जो बोलेगा उसको भी वो बातें माननी है। अगर आप और मैं 2 पार्टनर हैं, तो मैं अगर आपको कोई काम कहूंगा तो आप कर दोगे, आप मुझे कोई काम कहोगे तो मैं कर दूंगा। यही तो पार्टनरशिप है, नहीं तो कैसी पार्टनरशिप भाई? ठीक है या नहीं है बेटा? परफेक्ट, इसको म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। अब मेरिट बताओ सर। सर ऐसा बिजनेस क्यों बनाए? आसान है बनाना, ये सिंपल एग्रीमेंट करो, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, जैसा मन करे वैसा एग्रीमेंट करो, बिजनेस शुरू कर दो, इजी है। नंबर 2, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। ऑफ कोर्स भाई देखो, पहले अभी तक जो आपने पढ़ा, दोनों बिजनेस में, एक में सोल प्रोप्राइटर डिसीजन ले रहा था, अकेला गलत हो सकता है, करता अकेला डिसीजन ले रहा था, गलत हो सकता है, लेकिन यहां तो 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे, आपस में डिस्कस भी करेंगे, शेयर भी करेंगे चीजों को, तो डिसीजंस बैलेंस्ड होंगे, बेटर होंगे। कोई तो समझदार होगा ना, बेटर डिसीजंस होंगे, ज्यादा फंड्स होंगे। सर ये तो सबसे बढ़िया बात है, पैसे की सब जगह कमी थी, यहां नहीं है, यहां पे फंड्स ज्यादा होंगे, मोर फंड्स। नेक्स्ट बोल रहा है शेयरिंग ऑफ रिस्क्स। रिस्क भी शेयर होते हैं बच्चों। सर रिस्क कैसे शेयर होते हैं? भाई देखो सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा लोग उतने लोगों में रिस्क बट गया। अब 10 लोग हैं, रिस्क हुआ 1 लाख का, लॉस हुआ 1 लाख का, तो सबका 10-10 हजार का लॉस हुआ ना। अकेला ही होता तो पूरा 1 लाख खुद झेलना पड़ता, तो रिस्क भी शेयर हो गया। उसके बाद सीक्रेसी, इनके अंदर भी सारी चीजें सीक्रेट ही रख सकते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटर रख सकता है। बढ़िया सर। सर लिमिटेशंस बता दो। लिमिटेशन में बेटा सबसे पहले लाइबिलिटी अनलिमिटेड, इसमें मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। यानी अगर इन्होंने कोई कर्जा लिया, नहीं चुकाया गया, तो घर के एसेट्स बिकेंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज, सर अभी तो मेरिट में लिख रहा था मोर फंड्स, अब यहां पे लिख रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज, ये तो दोगलापन है सर, गलत बात है, ये क्या बात हुई? बेटा देखो, अगर तुम पार्टनरशिप से छोटे बिजनेस से कंपेयर करो, सोल प्रोप्राइटरशिप से, एचयूएफ से, तो उससे तो ज्यादा ही फंड है ना। अब तुम कंपेयर करो बड़ी बड़ी कंपनीज से, जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हो सकते हैं, यहां तो 50 ही हो सकते हैं ना, तो उसके मुकाबले तो कम ही है ना। तो किसी से ज्यादा थे वहां तारीफ कर दी थी, किसी से कम है तो यहां कमी भी निकाल दी। ठीक है या नहीं है? जैसे पीटीएम में तुम्हारी टीचर बोलती है, ये नालायक, इसके नंबर नहीं आते, वैसे दिमाग बहुत शार्प है इसका, लेकिन पढ़ लेना अगर ये, तब नंबर आए। दिमाग तो बहुत शार्प है, लेकिन बस पढ़ने की कमी है। भाई पढ़ लेगा तो नंबर आ ही जाएंगे ना। तो तारीफ भी कर दी और गाली भी दे दी, दोनों चीजें हैं बेटा। ठीक है। नंबर 3, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। भाई देखो सिंपल सी बात है, जहां भी 2 या 2 से ज्यादा लोग आएंगे, लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग बुद्धि के होते हैं, अलग अलग एग्रेशन होता है लोगों के अंदर, तो कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा तो होगा, है ना। तो कंफ्यूजन भी होगा, लड़ाई झगड़ा भी होगा। उसके बाद बोल रहा है बेटा लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये वही वाला पॉइंट है कि बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहेगा अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई या वो इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी इस तरीके से। पब्लिक कॉन्फिडेंस भी इनके अंदर नहीं होता बेटा। पब्लिक कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पब्लिक को अपने बारे में कुछ बताते ही नहीं है। अगर ये पब्लिक में कभी लोन वोन लेने जाएंगे तो जनता इन्हें लोन नहीं देगी, क्योंकि जनता को क्या पता कि ये क्या कमाते हैं, ये तो सब कुछ सीक्रेट रखते हैं। कंपनीज को लोन कैसे मिलता है? क्योंकि कंपनी सब कुछ बताती है, सालों से बताती है, तो इजीली मिलता है। इनको कुछ नहीं मिलता क्योंकि ये सब कॉन्फिडेंस रखते हैं। ठीक है, बढ़िया सर। इसके बाद आता है बेटा कितने प्रकार के पार्टनर्स हो सकते हैं। तुम्हारे पेपर में आएगा 100%, यही आएगा तुम्हारे पेपर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर से यही आने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सावधान इंडिया मार्क करो, और तुम्हारे पेपर में यही आ रहा है। आओ इसको समझाता हूं बोर्ड पे। अब बच्चों मैं जिस तरीके से तुम्हें सिखा दूंगा ना, बस तुम एक बार समझ लेना और खत्म, कुछ भी नहीं है। 4 चीजें होती हैं जो इन पार्टनर्स को डिफरेंशिएट करती हैं। ठीक है सर, कौन कौन सी 4 चीजें होती हैं? देखो बस ये 4 चीजें होती हैं। ठीक
ठीक है, सबसे पहली तो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हो गया, लाइबिलिटी होगी, और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो गया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। बस ये 4 बेसिस पे बेटा पार्टनर अलग अलग हो सकते हैं। ओके, सबसे पहला है एक्टिव, फिर है स्लीपिंग, फिर है सीक्रेट, फिर है एस्टोपल, पार्टनर बाय एस्टोपल, और फिर है होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। लो सर, ठीक है। देखो, एक्टिव पार्टनर कौन है? एक्टिव पार्टनर वो है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, हाँ सर, पैसा लगाएगा। क्या सर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा, फर्म के अंदर रोजमर्रा की चीजों में पार्टिसिपेट करेगा? यस, तभी तो उसका नाम एक्टिव है। सर जब वो पैसा भी लगा रहा है, इतनी मेहनत भी कर रहा है, तो प्रॉफिट भी लेगा? बिल्कुल लेगा भाई, बिना प्रॉफिट के कैसे काम चलेगा। इसकी लाइबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड। बच्चों लाइबिलिटी तो सबकी अनलिमिटेड, आंख बंद करके लिख देना, यही तो सीखा हमने अभी। लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है सर। एक्टिव ये सब करेगा, तो अगर एग्जाम में आएगा कि एक्टिव पार्टनर कौन है, 4 चीजें लिख देना। एक्टिव पार्टनर विल कंट्रीब्यूट कैपिटल, एक्टिव पार्टनर विल पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, एक्टिव पार्टनर विल शेयर द प्रॉफिट्स, एक्टिव पार्टनर्स लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। ठीक है, अब स्लीपिंग पे आ जाओ। क्या स्लीपिंग पैसा लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा भाई, क्यों नहीं लगाएगा? पैसा, पार्टनर है तो पैसा तो लगाना पड़ेगा। क्या सर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा? बेटा उसके लिए तो उठना पड़ेगा ना, गुड मॉर्निंग होनी पड़ेगी। तो सोया है, सोया है तो कहां पार्टिसिपेट करेगा? तो सो गया भाई, ये तो पैसे लगा के सो गया। ये नहीं आता दुकान पे, ये बोलता है भाई तुम देखो मैंने पैसे लगा दिए, बात खत्म। प्रॉफिट बांटेगा, हाँ, फिर पैसा क्यों लगाया? पैसा इसीलिए लगाया क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, नहीं तो पैसा अपना बैंक में रख देता है ना। सीक्रेट कौन सा होता है बेटा? क्या पैसा लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा? चुपचाप, सीक्रेटली, किसी को पता नहीं होगा कि ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, जनता को तो बिल्कुल नहीं पता होगा, लेकिन ये सीक्रेटली काम करता रहता है पीछे पीछे से। ठीक है, क्या वो प्रॉफिट शेयर करेगा? हाँ बिल्कुल भाई, पैसा लगाया है इसीलिए तो वो सीक्रेट है ना, छुपा हुआ है, छुपा हुआ पार्टनर है। कई लोग ऐसे होते हैं पैसा लगाते हैं, बताना नहीं चाहते लोगों को कि ये भी मेरा ही बिजनेस है, क्योंकि उनका कोई और बिजनेस भी होता है, दूसरा कर रहे हैं लेकिन बताना नहीं चाहते, तो वो सीक्रेट पार्टनर बन जाते हैं। समझे? एस्टोपल का क्या मतलब होता है बेटा? एस्टोपल देखो, पैसा नहीं लगाता, ना वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता, ना वो प्रॉफिट बांटता, फिर भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड। होल्डिंग आउट भी इनमें से कुछ नहीं करता, तब भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड। देखो सर ऐसा कैसे, समझो, यही दोनों ही तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, यही दोनों सावधान इंडिया सवाल है, यही इंपॉर्टेंट है। देखो समझो बच्चों, सबसे पहले एस्टोपल कौन है? ए और बी 2 पार्टनर है, सी उनका मैनेजर है। मैनेजर कौन है? एम्प्लॉई है। ए और बी 2 पार्टनर है, सी मैनेजर है। मैनेजर मतलब एम्प्लॉई है। अब ए बी सी तीनों मिलके किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे थे, किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे थे। वहां पे सी ने सारी प्रेजेंटेशन दी, सी ने सब कुछ बताया, कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, क्या विजन है, क्या एम है, कंपनी मतलब फर्म इनकी, ठीक है, क्या करना चाहती है, वो सब, राइट। अब सी ने ऐसे खुद को प्रेजेंट करा कि आई एम ऑल्सो द पार्टनर। सी ने क्या प्रेजेंट करा कि मैं भी पार्टनर हूं, हम तीनों पार्टनर हैं, जबकि सी पार्टनर नहीं है। सी तो एक एम्प्लॉई है, सैलरी लेता है, घर जाता है, उसको क्या मतलब है फर्म से, ठीक है। अब वो 1 करोड़ रुपए की डील हो गई भाई सी की वजह से 1 करोड़ की डील हो गई, ठीक हो गया बेटा। अब सी ने क्या दिखाया कि 3 पार्टनर है, ओके। अब उस 1 करोड़ की डील में 90 लाख का हो गया लॉस, 90 लाख का हो गया लॉस, ठीक है। अब जब लॉस हुआ तो लॉस भरने की बारी आई, जब लॉस हुआ तो लॉस आई भरने की बारी भाई। 90 लाख को तीनों में बांट दिया गया, 30-30 लाख। सी बोलता है भैया मेरे में क्यों बांट रहे हो, मैं तो एम्प्लॉय हूं, मेरी तो सैलरी भी नहीं है इतनी, मैं तो एम्प्लॉय हूं भैया, मेरा लॉस का क्या मतलब है, मेरी तो सैलरी भी नहीं है, मैं कहां से दूंगा, गरीब आदमी हूं, मारा जाऊंगा मैं तो पार्टनर क्या कहेंगे उसको? बेटा जब लॉस हुआ ना तो लॉस तू भी बेयर करेगा। क्यों बेयर करेगा? क्योंकि तूने खुद को कैसे दिखाया एज अ पार्टनर। इस डील में तूने तो ऐसे ही प्रेजेंट किया था ना, तू भाई ऐसा बोल देता कि मैं तो मैनेजर हूं, तूने ही तो प्रेजेंट करा खुद को एज अ पार्टनर। अब इसमें अगर लॉस होगा तो तेरे को भी बेयर करना पड़ेगा। सामने वाला तो इसी इंप्रेशन में था कि तू भी पार्टनर है,
तो सामने वाला तो तीनों को पकड़ेगा ना अगर कोई भी घाटा होगा तो यहां पे आप भाग नहीं सकते। जो पार्टनर भागने की प्रयास कर रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा उसको बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। एस्टोपल का मतलब होता है लॉ के द्वारा रोक देना, कानून के द्वारा रोक देना कि तू भाग नहीं सकता बेटा, तूने खुद को दिखाया एज पार्टनर तो अब झेल लॉस। ठीक है या नहीं है बेटा। और होल्डिंग आउट क्या होता है बच्चों? होल्डिंग आउट होता है जस्ट अपना नाम देना। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो पार्टनर्स हैं। सी कौन है? सी कैटरीना कैफ है, सही है, और ए और बी का शैम्पू का बिजनेस है। लेकिन जो ए और बी है वो कैटरीना को जानते हैं, सही है। उन्होंने कैटरीना को ऐसे ही फोन कर दिया कि अरे कैट क्या हालचाल है, बढ़िया। कैटरीना ने कहा हाँ बहुत बढ़िया यार, तुम सुनाओ तुम्हारे क्या हालचाल है। इन्होंने कहा यार हमने ना एक नया शैम्पू ब्रांड शुरू किया है, हम चाहते हैं तेरी फोटो वोटो लगा दें इसके ऊपर, तेरा भी थोड़ा नाम हो जाएगा और तेरे फैन हमारे शैम्पू भी खरीद लेंगे यार, तेरे चक्कर में थोड़ा हमें भी फायदा हो जाएगा। कैटरीना ने कहा चलो ठीक है लगा दो, कोई बात नहीं, क्या हो गया। अब कैटरीना ने ये कहा कि चलो मेरा फोटो लगा दो मौज लो। अब ए और बी ने ऐसा प्रेजेंट कर दिया कि कैटरीना भी पार्टनर है इस शैम्पू की, यानी कि तीन पार्टनर हैं जो ये शैम्पू बेचते हैं, ए बी और कैटरीना, सही है। अब ए बी और कैटरीना तीनों ही पार्टनर्स हैं। अब जनता को भी ऐसा लगा कि तीनों पार्टनर्स हैं, जबकि सी का सिर्फ नाम यूज किया गया, सिर्फ नाम यूज किया गया। लेकिन उसके पास मौका था कि वो जनता में बता सकती थी कि भाई मेरा सिर्फ फोटो लगी हुई है, मैं पार्टनर नहीं हूं, बता सकती थी। लेकिन वो व्यस्त रही, उसने भी सोचा यार क्या ही हो जाएगा, चलो मौज लेने दो, मेरे दोस्त हैं, मेरे नाम से इनके भी थोड़े शैम्पू बिक जाएंगे। अब हुआ क्या भाई, वो शैम्पू लगा के लोगों के बाल उड़ गए, शैम्पू लगाने से लोगों के बाल उड़ गए सारे के सारे, दिक्कत हो गई वहां पे। अब लोगों ने उठा के कैटरीना के ऊपर भी केस डाल दिया कि कैसा शैम्पू है। कैटरीना बोल रही है सर मैं तो पार्टनर ही नहीं हूं, ए और बी को पकड़ो, मेरी तो सिर्फ फोटो लगी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं शैम्पू बना रही हूं, ये तो गलत बात है। तो लॉ क्या बोलेगा? लॉ बोलेगा भाई साहब ऐसा है, भाई साहब नहीं बहन जी ऐसा है, आपने खुद को रिप्रेजेंट करा, आपके पास मौका था। ये दोनों चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि ए बी और कैटरीना पार्टनर है, आपके पास मौका था, आप बोलते ना, आप कहते कि नहीं नहीं मैं पार्टनर नहीं हूं, आपने कुछ बोला ही नहीं। अब जो भी लॉस होगा, जो भी घाटा होगा, आप भी उतना ही जिम्मेदार हो जितना ए और बी। इसको क्या बोलते हैं? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो एस्टोपल तो खुद को खुद ही दिखाता है पार्टनर, बाद में पीछे नहीं हट सकता। होल्डिंग आउट का सिर्फ नाम यूज किया जाता है, उसका सिर्फ नाम यूज किया जाता है, उसके बाद मौका होता है कि तू पीछे हट जा, लेकिन वो तब भी पीछे नहीं हटता, झेलो। ठीक है, तो ये चीजें हैं बेटा। अब देखो ना तो यहां पे मैनेजर ने कोई पैसा लगाया, ना वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता, ना वो प्रॉफिट बांटता, लायबिलिटी अनलिमिटेड, सेम विद कैटरीना। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। बढ़िया सर, मस्त। एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, एस्टोपल, होल्डिंग आउट। ये नॉमिनल और होल्डिंग आउट एक ही है बेटा, ठीक है, नॉमिनल होल्डिंग आउट एक ही है। नॉमिनल आएगा तो भी यही लिख के आना। ओके सर, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, ठीक है, वही चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताया। उसके बाद नॉमिनल, पार्टनर बाय एस्टोपल। देखो नॉमिनल में भी लिखा हो ना, ही लेंड्स हिज नेम, ही डजंट कंट्रीब्यूट कैपिटल, डजंट पार्टिसिपेट, डजंट शेयर द प्रॉफिट, लायबिलिटी अनलिमिटेड। ठीक है, पार्टनर बाय एस्टोपल इफ थ्रू हिज इनिशिएटिव, कंडक्ट, उसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा है कि वो भी पार्टनर है। ठीक है, अच्छा सर, होल्डिंग आउट में भी यही है, ही लेंड्स हिज नेम। बताओ भाई नालायकों, क्या यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? बढ़िया, मस्त, समझ में आ गया, मजा आ गया। तीन फॉर्म ऑफ बिजनेस क्लियर है या नहीं है? पार्टनरशिप अभी खत्म नहीं हुआ, छुटर पुटर चीजें बची हैं, जैसे कि ये तो चलो लो, चार्ट तो ले ही लो। वैसे मैंने तुम्हें बता दिया ये 4 चीजों के बेसिस पे होता है। ठीक है, अब यहां से हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, यहां से करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। मजा आया? बढ़िया चल रहा है रिवीजन? अकाउंट्स बीएसटी को मस्त चल रहा है ना? पढ़ते रहो इसी तरीके से, फोड़ना है एग्जाम में। 11th वाले बच्चे फोड़ने चाहिए हमारे, बढ़िया। टीचर परेशान हो जाए कहां से पढ़ के आए ये, कहीं मौका ही नहीं है इन्हें, कहां नंबर काटे इनके। बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, मतलब मंडे को मिलते हैं। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।